दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आरोह गद्य खंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन बता रहा हूं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है और 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं। ओके, और मैं आपको समझा भी दूंगा तो आपको वीडियो को देखते ही देखते तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इससे पहले आरोह काव्य खंड के भी प्रश्न उत्तर बता दिए, वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सभी आपको वीडियो मिल जाएंगी। व्याकरण भी आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। तो राह में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएंगी उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होगा। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां कहां, क्यों और किसने रोकी? तो पंडित अलाउद्दीन गाड़ियां नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी क्योंकि उन्हें शक था कि रात को कोई क्या है काला बाजारी कर रहा है। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? यानी नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगता है वो और क्यों अच्छा लग रहा है आपको, वो भी आपको बताना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को पंडित अलाउद्दीन भी अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको पंडित अलाउद्दीन की बात नहीं करनी। ओके, यहाँ आपको लिखना है और कि मुझे क्या है सबसे अच्छा जो पात्र लगा वो लगा बंसीधर। तो हमें इस कहानी में पात्र बंसीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि वह बहुत ज्यादा ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसके पिता ने उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाया है कि भैया बेईमानी कर लो, घूसखोरी करो, क्योंकि घर की स्थिति क्या है बहुत दयनीय है। परंतु उसके विपरीत उसने ईमानदारी का व्यवहार किया और वह स्वाभिमानी था। और इसके आगे भी 2-3 लाइन दी हुई है, ज्यादा लॉन्ग लग रहा है आपको तो ऊपर की जो 3 लाइन में आपको बताई है समझाई है, इतना तो आपको लिख ही देना है। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। तो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं कि वे बड़े ही बातूनी थे, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। वे तीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। जो कि मैंने आपको ये 2 पॉइंट बताना है कि वे बड़ी बातूनी थी, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे, व्यक्तित्व बड़ा साधारण था, मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। नानबाई किसे कहा जाता था? तो नानबाई वह कार्य होता है जिसमें कई तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम किया जाता है। मियां ने नानबाई का काम किया क्योंकि वह क्या खानदानी उनका पेशा था। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पथेर पंचाली फिल्म है उसका शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। तो क्यों चला? ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसे आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने के कारण पहला लेखक के पास पैसे का अभाव था। शूटिंग करना है फिल्मों की तो पैसे चाहिए, तो लेखक के पास उतने पैसे नहीं थे और विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर भी लेखक और अन्य कलाकार फिल्म का काम कर पाते थे। इस साथ ही पैसे चाहिए, फिल्म की शूटिंग तो करना है, फिल्म की शूटिंग के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे के लिए क्या है, काम करना पड़ेगा, तो इसलिए जो लेखक है वो विज्ञापन कंपनी में काम करता था। तब वहाँ विज्ञापन कंपनी जब उसे फुर्सत मिलती थी, समय मिलता था, तब वो क्या है शूटिंग करता था। इसके साथ ही अन्य कलाकार भी क्या है थोड़ा फुर्सत होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, तब फिल्म में काम हो पाएगा। इस साथ ही तकनीकी के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की भी समस्याएं आ रही थी। तो ये है कारण जिनके कारण जो पथेर पंचाली फिल्म का शूटिंग का है 2.5 साल तक चला। सिंपल दिया हुआ है, पढ़ते ही आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किससे कहा? तो यह कथन मोहन के पिता बंसीधर ने युवक रमेश से कहा। दबा हुआ व्यक्ति एक कवि भी है। ये बात कैसे पता चली? जो जामुन के पेड़ में आंधी आई तो जामुन के पेड़ गिर गया, तो जामुन के पेड़ में एक व्यक्ति दब गया। ओके, तो जो दबा हुआ व्यक्ति है वो क्या कवि भी है, बात कैसे पता चली? तो सेक्रेटियन के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, इसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए सरकारी फाइलें बनी, वह एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमने लगी। माली ने उस आदमी को हिम्मत दिलाते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का शेर सुनाया। जब उसने आह भरते हुए गालिब का शेर सुनाया तब हमें पता चलता है कि जो दबा हुआ व्यक्ति है वो क्या है, कवि भी है। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछते हैं? तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार पूछते हैं कि भारत माता की जैसे उनका क्या मतलब है। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू हैं
किसी भी सभा में जाते हैं तो जो किसान है, जनता है, वो भारत माता की जय का नारा लगाने लगती। तो नेहरू जी पूछते हैं कि भारत माता की जय का क्या मतलब है, उससे क्या समझते हैं। इस साथ ही भारत माता कौन है, वो भारत माता किसे मानते हैं, और वह धरती कौन सी है जिसे वह भारत माता कहते हैं, गांव की है, एक जिले की है, सूबे की है, पूरे हिंदुस्तान की है। तो ये प्रश्न पूछा करते थे बार बार किसानों से। नेक्स्ट है, नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यह कथन किसने कहा। तो उपरोक्त कथन मुंशी बंशीधर के पिता ने मुंशी बंशीधर से कहा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांस है ये भी दोस्तों किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला है कि भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म की किस दृश्य को पूरा किया। तो भूलों की मृत्यु पहले पूछा जा रहा है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। तो देखिए भूलों की मृत्यु हो गई थी आते हुए, उससे मिलता जुलता हुआ कुत्ता लाया गया। देखिए भूलों का जो सीन था वो आधा शूट हुआ आगे, अब आधा क्या है कुछ दिनों बाद शूट होता, उतने उसके बीच ही जब तक अगला शूटिंग होता उससे पहले क्या भूलों कुत्ता की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी भूलों का जो सीन है वो तो आधा ही शूट हुआ, आधा और करना है। तो क्या किया गया, भूलों की जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता ढूंढा गया, ओके, और उसे ला गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ, अब थोड़ी कहानी की लैंग्वेज में दिया हुआ है कि उसने फिल्म का कौन सा दृश्य पूरा किया। तो फिल्म का कौन सा दृश्य था कि अप्पू की माँ है उसे भात खिला रही है, अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है, भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है, माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले कुत्ते पर फिल्माया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है, भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य क्या दूसरे कुत्ते ने पूरा किया। क्लियर है, समझ गए होंगे, सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन को नान वाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन के नायक हैं। लेखिका कृष्णा सोबती ने उन्हें नान वाइयों का मसीहा कहा है क्योंकि वे 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए माहिर थे। वे खानदानी नानवाई थे तथा खानदानी विशेषताओं को वर्तमान तक बनाए रखे, रोटी बनाने का एक कला मानकर स्वयं को उस्ताद मानते थे। यानी शॉर्ट में आपको बताना है तो बस आपको इतना ही बताना है कि मियां नसरुद्दीन है वह है क्या है, वह 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला जानते थे। यही कारण है कि उन्हें नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है। शॉर्ट में आपको यही बताना है। नेक्स्ट है, धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। मोहन क्या है, मोहन एक ब्राह्मण का लड़का था, ओके, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लड़का था, जबकि धनराम क्या लोहार का लड़का था और थोड़ा मंदबुद्धि था, ओके। तो जो धनराम है वो अपना मोहन को प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। क्यों नहीं समझता था, क्योंकि दोनों के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वो बहुत ज़्यादा होशियार था, सब कुछ याद है, और एक ऐसा विद्यार्थी से कुछ याद नहीं है। तो प्रतिद्वंदी कब समझते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी जैसे क्लास में एक विद्यार्थी के 96% बन रही, एक विद्यार्थी के 98% बन रही, तो आपस में प्रतिद्वंदता होगी, ओके। लेकिन यदि कोई बच्चा बार बार क्या 30-40% बना रहा है और एक बच्चा 90% बना रहा है तो उनमें क्या प्रतिद्वंदता होगी। वो तो कहे वो वाला बच्चा सोचेगा जी 30-40% बना रही है कि अच्छे से आराम से अच्छे से पास हो जाए, ओके। यही तो वही है, धनराम के द्वारा मोहन को प्रतिद्वंदी समझने के कई कारण थे। सर्वप्रथम, मोहन उच्च जाति का ब्राह्मण था, धनराम निम्न जाति का लोहार था। बचपन से ही धनराम के मन में जाति का धीनता का भाव भर दिया गया था, जिस कारण कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। दूसरा कारण था कि मोहन कक्षा का सबसे होशियार था, मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता था। एक और कारण था कि मास्टर त्रिलोक सिंह कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम क्या है बहुत ऊंचा करेगा। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें मेन लाइन ये है, इस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे मार मार कर पहाड़ा याद कराते थे, परंतु धनराम याद नहीं कर पाया। तब उन्होंने सोचा कि शायद इसे व्यंग बाण से पढ़ने लगे, क्योंकि शारीरिक चोट की तुलना में बाणी की चोट क्या है अधिक गहरी होती थी। तब क्या है, जब गुस्से में जब धनराम क्या है पहाड़ा याद नहीं कर पा रहा था, तब गुस्से में मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तेरे दिमाग में तो क्या है लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। तो रजनी पटकथा हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है। समाज में उत्पन्न विसंगतियों और विषमताओं को विधि पूर्वक निडरता एवं निर्भीकता के साथ सामना करना है और उनका हल निकालने एवं प्रयत्नशील रहना है, इस पटकथा का सीखा जा सकता है। जैसे कृषि विभाग वाले ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो कृषि विभाग वालों ने क्या है वो ये जो फाइल घूम रही थी दबे हुए वाले व्यक्ति की, उसे बचाने के लिए, तो एक विभाग से दूसरे विभाग फाइल जा रही थी। तो कृषि विभाग के पास जब फाइल गई तो उसने क्या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के
कहा कि ये जो काम है ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, तो उसके उन्हें ऐसे क्या तर्क दिए? कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज खेती बाड़ी के मामले को फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, अतः इस मामले को हम हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसान समानता भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? कि किसान समानता भारत माता का अर्थ हिंदुस्तान की धरती से लेते थे। सिंपल है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये 16 क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से क्वेश्चन आपका कोई भी सेट हो, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो गद्य खंड का आने वाला है, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 हिंदी वो 8 से परिचय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा।